हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट आईएमईडी का मैराथन क्लास देखेंगे। और आज के इस क्लास में हम सभी चैप्टर से टॉप 30 जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन देंगे और सभी क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो आज के इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा मैराथन क्लास नहीं होगा, टॉप 30 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को देखते हैं और साथ ही आपको हम इसी ईयर का पेपर दिखाएंगे आईएमईडी का, जो कि दूसरे ब्रांच का है लेकिन उसमें एग्जाम हो चुका है। तो सबसे पहले उसमें आए क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि इससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये इसी ईयर यानी कि सन 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि अन्य ब्रांच जो अदर ब्रांच है उसमें आईएमईडी का एग्जाम हो चुका है, उसके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही आए थे एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, प्रबंध की परिभाषा दीजिए, प्रबंध के प्रमुख सहायक कार्यों की विवेचना कीजिए, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, प्रभावपूर्ण अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन हो, उपायों की व्याख्या कीजिए, नेतृत्व की परिभाषा दीजिए और व्यवसाय प्रबंध में इसका महत्व समझाइए, नेतृत्व के शैलियों की विवेचना कीजिए। तो ये जो पार्ट है इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों से मिला के पहला क्वेश्चन बनाया गया है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो मानव संसाधन विकास क्या है, मानव संसाधन विकास के कार्यों का उल्लेख कीजिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है, एक प्रभावशाली प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य बातों की चर्चा कीजिए, श्रम को पारिश्रमिक देने की प्रमुख पद्धतियाँ कौन सी हैं, किसी एक पद्धति को समझाइए। फिर देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंध क्या अर्थ है, भारत में औद्योगिक संबंध की उत्पन्न नवीन प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। फिर अगला देखिए, इसमें परिवेदना निवारण पद्धति को परिभाषित कीजिए, परिवेदना निवारण हेतु प्रबंधकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का वर्णन कीजिए। इधर देखिए क्वेश्चन जो भी है वो मैनेजमेंट वाले चैप्टर से हैं। और अगला क्वेश्चन है, विपणन अवधारणा क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में विपणन अवधारणा का महत्व समझाइए। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों के कल्याण के संबंध में दिए गए प्रावधानों को बताइए। अगला क्वेश्चन है, इसमें किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उद्यमी की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। फिर देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण तथा उनसे होने वाले प्रभाव बताइए। फिर देखिए इसमें 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग खूब ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो होता है आपका पूरे 10 नंबर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, टिप्पणी करने को बोलता है और लगभग हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। 7 से 8 टॉपिक या 5 से 6 टॉपिक दे देता है, उसमें से आपको 4 पर टिप्पणी करना होता है और प्रत्येक जिस पर टिप्पणी करेंगे वो 2 अंक का होता है। तो कुल मिलाकर 2.5 अंक का होता है, कुल मिलाकर आपको 10 अंक मिलते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया है ABC विश्लेषण क्या है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करना है तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा। मितव्ययी आदेश मात्रा, रोकड़ बही, श्रम कल्याण अधिकारी, सम विच्छेदन बिन और है निरीक्षकों के कर्तव्य। तो आज के इस मैराथन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पूरा मतलब कि स्टार्ट टू एंड नहीं एंड करेंगे, मतलब सिलेबस में जो दिया गया है वो नहीं बताएंगे। ये हेडिंग वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखिए ABC विश्लेषण क्या है इसके बारे में बता देंगे, मितव्ययी आदेश मात्रा, जो टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं जिनकी संभावना ज़्यादा है उसी को कवर करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF और वीडियो भी दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसी का आज हम सोल्यूशन देखेंगे सभी क्वेश्चंस का। सबसे पहले आज के मैराथन क्लास को डिटेल में समझा देते हैं ताकि आपको देखने में इंटरेस्ट रहे। देखिए यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है और इसका PDF टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सब पर सेंड कर दिया गया है। इसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन कई लोगों ने कमेंट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि इनका आंसर भी बताइए, तो इसलिए हम ये मैराथन क्लास चला रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, प्रबंधन के क्षेत्र में FW टेलर का क्या योगदान है। इसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चन है। इन्हीं 33 क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके समझेंगे और इसका आंसर जो होगा उसको अच्छे समझा देंगे, ताकि आप एग्जाम में केवल समझकर लिख सके, आपको रटना न पड़े। तो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो अब हम आज के इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो है वो मैनेजमेंट टॉपिक से क्वेश्चंस हैं इसमें। तो मैनेजमेंट टॉपिक जो मैनेजमेंट पार्ट है आपका आईएमईडी में दो पार्ट हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि मार्केट सर्वे से आप क्या समझते हो, समझाइए। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि मार्केट सर्वे, क्योंकि ये मार्केट सर्वे करके एक ही चैप्टर है, शायद दूसरा चैप्टर मार्केट सर्वे करके ही है, इससे एक क्वेश्चन लगभग पक्का है कि एग्जाम में आएगा ही।
देखिए मार्केट सर्वे कहने का मतलब है, देखिए मार्केट रिसर्च या मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च को बाजार एवं विपणन संबंधी आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह, इनका विश्लेषण एवं डेटा प्राप्त डेटा का अध्ययन करके उसको समुचित व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। साधारण शब्दों में इसे हम लक्षित बाजारों एवं ग्राहकों के बारे में जानकारी एकत्रित करने का एक व्यवस्थित प्रयास भी कर सकते हैं। मार्केट सर्वे का मतलब होता है कि जैसे कि आपके मार्केट में जब आप किसी भी मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि किस चीज़ की डिमांड है और वहाँ के जो कस्टमर्स होते हैं वहाँ पर कस्टमर किस चीज़ को मतलब कि अधिक पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से मार्केट सर्वे होता है। मार्केट से मतलब कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है उसके स्कैनिंग एक हिसाब से कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट का हम स्कैनिंग करते हैं, इसके बाद जो होता है उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में भेजते हैं। क्योंकि अगर हम मार्केट का सर्वे है, मार्केट सर्वे अगर नहीं करेंगे और बिना जानकारी के ही कि किस एरिया में किस चीज़ की अधिक डिमांड है, कि वहाँ का कस्टमर जो है किस चीज़ को अधिक पसंद करता है, ये सब बिना जाने अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें आपको हानि हो सकता है। तो इसमें देखिए कहने का मतलब यही है कि मार्केट सर्वे को हम कह सकते हैं कि लक्षित बाजारों एवं ग्राहकों के बारे में जानकारी एकत्रित करने का एक व्यवस्थित प्रयास ही क्या कहलाता है, मार्केट सर्वे कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि ग्राहकों या उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं वरीयताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने की क्रिया या गतिविधि ही मार्केट रिसर्च कहलाती है। हमने बताया ना आपको, वहाँ के जो उपभोक्ता या कस्टमर हैं, वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, किस प्रोडक्ट का डिमांड है, इन सभी के बारे में जानकारी को एकत्रित करने के लिए जो कार्य जो गतिविधि करते हैं उसी को मार्केट सर्वे बोला जाता है। तो देखिए मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च मार्केटिंग स्थितियों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी एवं आंकड़े प्रदान करता है, जिससे मार्केटिंग चुनौतियों से निपटने में उद्यमी को मदद मिलती है। अब एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर है, मार्केट रिसर्च करेगा या मार्केट सर्वे करेगा तो एक डाटा कलेक्ट करेगा, मतलब ऐसा डाटा जिससे वो क्या उसको प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी कि मतलब किस जगह पर क्या एनवायरनमेंट है, कहाँ पर मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस प्रकार के कस्टमर है, इन सब का एक डाटा मिल जाता है जो एंटरप्रेन्योर होता है। इससे उसको मार्केटिंग, क्योंकि आप देखिए अगर किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्ट तो बना सकते हैं लेकिन सबसे कठिन काम होता है उसकी मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट को अपने मतलब फेमस करना, इसके लिए हमको मार्केट सर्वे किया जाता है। तो इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए कि मतलब कि एंटरप्रेन्योर एक अपने आइडिया को बिजनेस में तो कन्वर्ट कर लेगा लेकिन मार्केटिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मार्केट सर्वे ही क्या कर रहा है, मार्केट सर्वे जो है उसकी सहायता से हम किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का हम एक क्या करते हैं, डाटा मतलब निकालते हैं, जिससे एंटरप्रेन्योर को मार्केटिंग चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। फिर देखिए यहाँ पर कि किसी भी बिजनेस को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, वह है उसके सामने आने वाली मार्केटिंग की चुनौतियों, और मार्केटिंग रिसर्च इसी चुनौती से निपटने में मदद करता है। इसलिए यह बिजनेस प्लानिंग का एक अहम अंग है। तो हमने बताया सबसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर दे, वो होता है एंटरप्रेन्योर। और जो कार्य करता है, वो जो कार्य होता है उसे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के जो मतलब कि बाधाएं होती हैं वो क्या होता है, मार्केटिंग करना। तो जो मार्केट सर्वे होता है, मार्केट सर्वे जो होता है एक मतलब एंटरप्रेन्योर को काफ़ी मदद करता है। और ये बिजनेस प्लानिंग का एक मार्केट सर्वे जो होता है यह आपके बिजनेस के प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट सर्वे क्या होता है। इसके बारे में आप डिटेल में अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, समझा कर एग्जाम्पल की सहायता से। बाकी मार्केट सर्वे करने के कई तरीके हो सकते हैं। अपने मतलब कि क्या होता है ना कि एक मैनेजर होता है, फिर वो अपने कुछ व्यक्तियों को भेजता है मार्केट रिसर्च करने। तो इसके लिए बहुत सारे मार्केट रिसर्च करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे कि आप डिजिटली भी मार्केट सर्वे कर सकते हैं कि वहाँ के व्यक्तियों को किसी लिंक या किसी चीज़ के माध्यम से क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं, वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है। तो मार्केट सर्वे के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया था मार्केट सर्वे से आप क्या समझते हैं, तो आपको बता दिया मार्केट सर्वे यही होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमने अब ये क्वेश्चन देख लिया मार्केट सर्वे क्या होता है। अब इसको आप अच्छे से लिख पाएंगे। एक बार अगर न समझ में आए फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सरकारी कंपनी जो है क्या होता है और इसके प्रमुख उद्देश्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में भी दिया गया कि आप कोई भी कंपनी सरकारी है या प्राइवेट कैसे आप समझेंगे। तो यही इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि सरकारी कंपनी होता क्या है और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए सरकारी कंपनी से कि आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हमारा। तो देखिए सरकारी कंपनी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। सरकारी कंपनी को ही गवर्नमेंट कंपनी इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार
सरकारी कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल जो है उसका कम से कम 51% भाग जो है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केंद्रीय तथा अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास में हो। तो कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, जैसे आप लोग कई जो जॉब के लिए जो वैकेंसीज निकाली जाती है उसमें आप देखते होंगे लिखा रहता है कि मतलब कि ये इंडिया मतलब कि कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें मतलब कि लिखा हुआ होता है कि ये जो मतलब कि कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो उसमें इंडिया मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसका भी कुछ योगदान होता है उसमें। तो यही इसमें से इस कहने का मतलब इसका यही है कि सरकारी कंपनी का मतलब होता है जिसका पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल का कम से कम 51% भाग जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास में होता है। फिर देखिए इसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है जो किसी कंपनी की सहायक है। इस परिभाषा से स्पष्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि कंपनी की चुकता पूंजी मतलब पेड अप कैपिटल जो है पर सरकार का अधिकार होता है, जिसके अंतर्गत कंपनी के अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम से क्रय किए जाते हैं। संगठन के इस प्रारूप में सरकार के अतिरिक्त देशी व विदेशी व्यक्तियों का अंशधारियों के रूप में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की कंपनी पर सरकार का प्रबंध एवं स्वामित्व होने के कारण ही इन्हें सरकारी कंपनी कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि सरकारी कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसका पेड अप कैपिटल जो चुकता पूंजी होती है उस पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, उस पर सरकार का कौन सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार, उसमें उसका योगदान होता है। ठीक है, इसीलिए तो इस प्रकार के जो मतलब कि ऐसी कंपनी जिस पर सरकार का क्या होता है, सरकार का सहयोग प्राप्त किया जाता है या फिर सरकार का प्रबंध एवं स्वामित्व होता है, इसी कारण से इनको हम सरकारी कंपनी कहा जाता है। और जो जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं उस पर सरकार का पूरी तरह से स्वामित्व होता है। लेकिन कुछ सरकारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जैसे कि मद्रास फर्टिलाइजर तथा मद्रास रिफाइनरीज, इसमें क्या होती है, विदेशी सहभागिता होती है। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो देखते हैं इसका सरकारी कंपनी का जो फीचर मेन फीचर क्या विशेषताएं होती हैं वो देख लेते हैं। सरकारी कंपनी के जो विशेषताएं हो गए, सरकारी कंपनी प्रबंध व्यवस्था। तो जो सरकारी कंपनी होती है उसमें केंद्रीय सरकार को, जो केंद्र का सरकार होती है उसको अधिकार होता है कि वह सरकारी कंपनी पर जो भी नियम या लागू होते हैं उसमें किसी भी प्रावधान से पूर्णतः या पूरी तरह से छूट दे सकता है। अब देखिए इसमें अगला है कि जो सरकारी कंपनी की विशेषता है उसमें क्या है, सरकारी कंपनी के कर्मचारी। कहने का मतलब जो सरकारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होती हैं वो सरकार के अंडर में, सरकार कंपनी के अंडर में काम करते हैं। कहने का मतलब सरकारी कंपनी जो है, जो सरकारी कंपनी है वो बिना सरकारी अनुमति के 58 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति की नियुक्ति जो है 3500 से 4000 के ऊपर के वेतनमान में नहीं कर सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग द्वारा उद्यमिता विकास में दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, इसके बारे में देख लेते हैं। और साथ ही लगातार ये देख लेंगे हम जो यहाँ पर दिया गया MSME और SIDBI दोनों के बारे में देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को परिभाषित करो एवं उसके गुण तथा लक्षण बताओ, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं MSME के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि MSME का मतलब होता क्या है। देखिए MSME जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है। ये देश का केवल सकल घरेलू मतलब GDP, जो देश का GDP है उसमें 29% का योगदान करता है। और MSME सेक्टर में देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। तो ये होता है MSME। अब यहाँ पर हम MSME के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि इस बात पर निर्भर होता है उस देश में छोटे और मध्यम उद्योगों की संख्या कितनी है। देश के विकास में छोटे और मध्यम उद्योगों के योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इन उद्योगों की मदद करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया है। MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया है। यह मंत्रालय क्या करता है, यह मंत्रालय
सूक्ष्म, कुटीर, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए काम करता है। कहने का मतलब जो एमएसएमई होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रकार का अनाउंसमेंट किया, तो एमएसएमई यही होता है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनके लिए वह काम करता है, उनके लिए कोई अनाउंसमेंट करता है तो बोला जाता है कि एमएसएमई में किया गया है। तो मंत्रालय द्वारा इन उद्योगों को एमएसएमई की संज्ञा प्रदान किया गया है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इसलिए एमएसएमई को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम कहा जाता है। अब देखिए एमएसएमई इन उद्योगों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जो उद्योगों के विकास में बहुत उपयोगी होती हैं। एमएसएमई के अंतर्गत मुख्य रूप से दो तरह के उद्योग आते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर वह होता है जिसमें ग्राहकों की सेवा की जाती है। सर्विस सेक्टर नाम से पता चल रहा है ग्राहकों की सेवा की जाने वाला सेक्टर है। तो मतलब किसी व्यक्ति का कोई काम जब किसी संस्था, कंपनी या फैक्ट्री द्वारा किया जाता है तो उसे सर्विस कहते हैं। अगला सेक्टर इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है नाम से ही स्पष्ट है, किसी चीज़ के निर्माण से संबंधित बात हो रही है। लेकिन एमएसएमई के उन्हीं उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कहते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ तक का होता है। कहने का मतलब जो देश में मौजूद सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एमएसएमई बोलते हैं। और एमएसएमई कौन कौन सी सेवाएं हमको प्रदान करता है? कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता, सामान्य सुविधा, प्रबंधकीय सलाह, ट्रेनिंग व प्रैक्टिकल कराना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। हमने आपको भी बताया भारत के जीडीपी में एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। अब हम देखते हैं SIDBI। अगला क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से यही इंपॉर्टेंट था, SIDBI। तो SIDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1960 को किया गया था। यह एक ऐसा बैंक है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यानी MSE कारोबारी, मतलब जो SIDBI है उनको जो आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। अब देखिए SIDBI के बारे में आगे कि इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसके चेयरमैन डॉक्टर छत्रपति शिवाजी हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत हद तक मदद देता है। इसके जरिए लगभग 11 करोड़ रोजगार पैदा होता है। अब SIDBI क्या करता है? आर्थिक सहायता प्रदान करता है, मध्यम उद्योग की स्थापना करता है और विश्व के विकास बैंकों में SIDBI को जो है 30वां स्थान प्राप्त है। मतलब विश्व के जो डेवलपमेंट करने वाले बैंक होते हैं उसमें इसको 30वां स्थान जो है प्राप्त है। इसके अलावा इन पर भी टिप्पणी करने को आ सकता है एग्जाम में, नाबार्ड और NISBUD, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद आपका चैप्टर नंबर 3 है जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इसकी विशेषताओं को भी लिखिए। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। तो देखिए किसी भी योजना या परियोजना को प्रारंभ करने से लेकर उसके सुचारू रूप से संचालित होने तक का संपूर्ण विवरण जो है एक लिखित दस्तावेज या कागज़ पर तैयार करना ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। इसके द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना का व्यवहारिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप स्टार्ट से लेकर अंत तक, मतलब कि घर के नक्शे से लेकर कितना खर्च आएगा उसमें पूरे एंड तक, तो इसके लिए आप एक क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट पर कुछ चीज़ें तैयार करेंगे, डाटा तैयार करेंगे कि इतना खर्च लगेगा, इतने स्थान में होगा, इतने पैसे लगेंगे। तो इन सब का एक रिपोर्ट बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसमें यही कहा जा रहा है किसी भी योजना या परियोजना को प्रारंभ करने से लेकर उसके सुचारू रूप से संचालित होने तक, मतलब अगर आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर बिजनेस को चलने तक, उसके लिए एक पूरा डाटा जो है, एक विवरण जो है, एक लिखित दस्तावेज या कागज़ पर तैयार करना ही क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब स्टूडेंट के मन में समझ में नहीं आता कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें क्या, तो आप लोग समझ लीजिए पूरे इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो ये वर्ड है इसी में पूरा आंसर छिपा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या। बस आपको ये समझना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट संबंधित किससे होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है किसी भी योजना हो गया, कोई भी स्कीम या कोई भी परियोजना, इनसे संबंधित होता है और इसके द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना का व्यवहारिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अब अगर इसके हम कॉन्सेप्ट की बात करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो देखिए प्रत्येक नया उद्यमी जब कोई भी व्यापार प्रारंभ करता है, इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा रहे हैं, प्रत्येक नया उद्यमी जब कोई भी व्यापार प्रारंभ करता है तो उस व्यापार को प्रारंभ करने से पहले
क्या करता है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है, क्योंकि हर नए व्यापार को प्रारंभ करने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मुख्य भूमिका होती है। अर्थात प्रोजेक्ट रिपोर्ट नामक दस्तावेज विवरण प्रस्तावित व्यापार की संपूर्ण तस्वीर के बारे में विवरण प्रदान करता है। कहने का मतलब, जैसे आप फिर से एग्जांपल देते हैं, जैसे घर बनाने का, तो घर बनाने का आप एक बार कल्पना करेंगे घर इस टाइप का होगा, उसके बाद उसके क्या करेंगे, जो मतलब घर के डिज़ाइन बनाता है उससे डिज़ाइन बनवाएंगे, तो मतलब कि एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप से घर होगा और उसमें कोई कमी है या नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि प्रोजेक्ट नामक दस्तावेज जो होता है प्रस्तावित व्यापार की संपूर्ण तस्वीर के बारे में विवरण प्रदान करता है। यह प्रस्तावित योजना, देखिए फिर यहाँ पर, यह प्रस्तावित योजना में होने वाली सभी गतिविधियों की संभावनाओं का पता लगाने में सहायक होता है। लगभग प्रत्येक छोटा तथा बड़ा व्यापार प्रारंभ करने वाले उद्यमी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि प्रत्येक उद्यमी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में अवश्य जानकारी रहती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि पहले चैप्टर में पढ़ा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, फिर दूसरे में पढ़ा अगर एंटरप्रेन्योर वो बन भी गया, मतलब कि आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद वो मार्केट सर्वे करेगा, मार्केट सर्वे के लिए फिर वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट तैयार करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। बिल्कुल चैप्टर वाइज सही से दिया गया है इसमें, एंटरप्रेन्योर, फिर मार्केट सर्वे, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कॉन्सेप्ट। अब इसी में जो क्वेश्चन ऐड करके आएगा वो आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताएं, 2-3 विशेषताएं देख लेते हैं, बाकी इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो विशेषताएं, वो इस प्रकार से हैं कि यह किसी भी व्यापार को, अब आप सोच सकते हैं अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका एक डाटा तैयार करते हैं, उसका एक ढांचा तैयार करते हैं, तो उससे आपको क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, यहाँ पर वही बताया गया है। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, यह किसी भी व्यापार को शुरू या प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक जानकारियों, सूचनाओं तथा विश्लेषणों का भंडार है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सहायता से विशेषज्ञों की राय पर परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया जाता है, ताकि बाद में उद्यमी का कोई जोखिम न उठाना पड़े। इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित योजना की, तीसरा है ये, इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित योजना की आर्थिक व्यवहार्यता का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद, डाटा तैयार करने के बाद आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना धन का व्यय होगा। अब देखिए इसमें हम अगर नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है उसकी बात करें, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है। अगला है इसमें, इस रिपोर्ट को परियोजना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही तैयार करना चाहिए। और फिर देखिए यहाँ पर फिर इसमें देखिए अगला इसकी विशेषता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लाभ एवं खर्चों की गणना का आधार माना जाता है। जो चीज़ें लिखी गई है बिल्कुल क्लियर लिखा गया है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताएं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट, इसका वह सकता है मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए और इसकी विशेषताओं एवं महत्वों का वर्णन कीजिए। इसके पिछले वाले 2 मैराथन क्लास चल चुके हैं आईएमडी की, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया था मैंने, तो प्रबंधन को भी उसमें थोड़ा सा बताया था। यहाँ पर डिटेल में आपको बताएंगे प्रबंधन होता क्या है। देखिए प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, जो कि निम्नलिखित है। मेरी नील्स के अनुसार अच्छा प्रबंध जो है मानवीय तथा भौतिक के सदुपयोग से भागीदार तथा जनसाधारण की संतुष्टि के लिए वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इनके अनुसार ये मैनेजमेंट की परिभाषा है। देखिए स्टैनली विंस के अनुसार प्रबंधन केवल निर्णय करने तथा मानव की योग्यता को सही दिशा में नियंत्रित करने की गतिविधि है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय में हो सके। फिर अलग वैज्ञानिक यहाँ पर अपना अलग मत दे रहे हैं कि C.W. विल्सन के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्ति के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रबंधन होता क्या है। तो अब बात आती है प्रबंधन के कौन कौन से काम हैं। तो देखिए प्रबंधन के जो काम है वो हैं, 2 काम हैं इसके, प्रमुख कार्य, सहायक कार्य। प्रबंधन के कार्य से आपको प्रबंधन की पूरी डिफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रबंधन के जो कार्य हैं कौन कौन से क्या हैं, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। प्रमुख कार्य में कौन कौन सा है, योजना, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण। सहायक कार्य में संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, निर्णय लेना, नवाचार, प्रतिनिधित्व। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी करने वाला। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का आता है, तो ये तीनों पर टिप्पणी करके आपको बताना है। पहला है संगठन क्या है, नियुक्ति करना और निर्देशन, तीनों के बारे में देखते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार संगठन का अर्थ जो होता है व्यक्तियों के समूह से है, जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। कहते हैं ना संगठन में काम करने से क्या होता है, कोई काम अच्छे से हो जाता है। फिर यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक में अलग अलग मत है सबका, लेकिन यहाँ पर देखिए हेनरी फोयल के अनुसार संगठन को 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है देखिए मानवीय संगठन, दूसरा है भौतिक संगठन। ठीक है, इसमें के अंदर इसके बाद मानवीय संगठन और भौतिक संगठन। इसमें देखिए नियुक्ति करना क्या होता है, अब ये भी समझा देते हैं नियुक्ति करना क्या होता है। सब इसमें भी वैज्ञानिक का मत ही दिया गया है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियुक्तियां करना संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य है। श्री कुंटज और डोनल के अनुसार नियुक्ति में संगठन संरचना का जनप्रबंध सम्मिलित है, जो कार्यों का उचित एवं प्रभावी चयन, मूल्यांकन तथा नियुक्ति व्यक्तियों का विकास करता है, जिससे कि वे संरचना के अनुसार योगदान प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से आपको निर्देशन भी समझ में आ रहा होगा कि निर्देशन क्या होता है, डायरेक्ट मतलब दिशा देना। देखिए साधारण बोलचाल निर्देशन का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्तियों से कार्य कराना है। प्रबंधकीय कार्यों में निर्देशन का अर्थ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना। जैसे कि होता है ना, कई जगह पर 5-6 कर्मचारी मिलकर काम करते हैं, एक वहाँ पर मेन होता है जो उनको निर्देशित करता है कि इस प्रकार से कार्य करना है, तो उसी को बोला जाता है निर्देशन। निर्देशन का अर्थ जो होता है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना एवं उसका सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण करना। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार निर्देशन को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो अगर ये आता है एग्जाम में तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ दिए गए हैं, वो आपको बता दिए हैं। 3 दिए गए, एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन, एक है स्टाफिंग मतलब नियुक्ति करना, एक है डायरेक्शन मतलब निर्देश देना। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पर टिप्पणी करने के लिए आ सकते हैं। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और तीनों हम पिछले मैराथन क्लास में बता चुके हैं। तीनों आप लोग उस मैराथन क्लास को जाकर देख लीजिए। रेखा संगठन, रेखा एवं स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन, ये नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में नहीं बताएंगे। तो हमने पार्ट ए में देख लिया एंटरप्रेन्योरशिप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट सर्वे से और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से, और मैनेजमेंट से भी 3-4-5 से अधिक क्वेश्चन आपको बता दिए। मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। और मैनेजमेंट में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के बारे में आपको बता दिए हैं। अब उसी के आगे आपका अगला चैप्टर है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेतृत्व की अवधारणा के नेतृत्व से आप क्या समझते हैं। एक लीडर जो होता है उसमें कौन कौन से क्वालिटीज़ एवं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए अगर इंट्रोडक्शन आप लीडरशिप मतलब कि नेतृत्व की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के व्यवहार को बदलकर उनको साथ में लेकर चलने की कला को ही क्या बोला जाता है, नेतृत्व कहा जाता है। कहने का मतलब नेतृत्व जो है एक कला होता है। देखिए फिर लीडरशिप एक योग्यता है, यह एक योग्यता है जिसे डेवलप करना होता है, और यह एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट का हिंदी होता है अभिप्रेरण। अब यहाँ पर जो लीडरशिप होता है उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर समझाए हैं कि देखिए लीडरशिप जो है एक गुण न होकर गुणों का समूह होता है। लीडरशिप एक प्रोसेस है, लीडरशिप एक मार्गदर्शन होता है और लीडरशिप एक जिम्मेदारी होता है। अब इसका हम डिफिनेशन और अर्थ इसका समझते हैं। देखिए सामान्य अर्थ में नेतृत्व का मतलब होता है एक ऐसा विशेष व्यक्ति जिसके पास यह कौशल हो कि वह अन्य व्यक्तियों को अपना अनुयायी बना लेता है तथा उनकी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को संपन्न कराने में सफल रहता है। जैसे कि आप लोग YouTube पर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो उससे आप क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं कुछ करने के लिए। तो एक मोटिवेशन जो होता है, जो वहाँ पर नेतृत्व होता है, वही यहाँ पर मतलब है कि वो एक मतलब कि एक ऐसा माइंडसेट बना देता है लोगों के मन में कि वो उसे अपना अनुयायी बना लेता है और उसी के इच्छा के अनुसार वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने में वो सफल रहता है। फिर यहाँ पर देखिए लीडरशिप एक गुण न होकर गुणों का एक समूह होता है। श्री बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का वह व्यवहारिक गुण है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित व संगठित करके अभीष्ट कार्य कराने में सफल हो जाता है, साथ ही उसका मार्गदर्शन भी करता है। फिर अलग वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए कि वेड्रिच के अनुसार नेतृत्व जो है लोगों को प्रभावित करने की एक कला है जिससे वे समूह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इच्छापूर्वक एवं उत्साहपूर्ण ढंग से आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर 3 पॉइंट है। देखिए नेतृत्व जो है सामूहिक रूप से व्यक्तियों को प्रभावित करने का एक प्रक्रिया होता है। नेतृत्व एक ऐसी कला है जो दूसरे व्यक्तियों को, सबसे पहले आपको यहाँ पर नेतृत्व का मतलब समझना होगा, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लिख लेंगे। नेतृत्व एक ऐसी कला होती है जो दूसरे व्यक्तियों को सहर्ष कार्य करने व लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने को प्रेरित करता है। जैसे कि हमने बताया, आप किसी की बातें सुनते हैं जो आपको अगर उनकी बातें आपको अच्छा लगता है, आपको प्रेरित करता है, तो क्या एक ऐसा नेतृत्व करता है जिससे आपके माइंड को चेंज बदल देता है और वह अपने अनुसार आपको कार्य करने को बोलता है। फिर यहाँ पर देखिए विभिन्न व्यक्तियों को एक समूह में बांधना तथा उन्हें निर्धारित लक्ष्यों की ओर सहर्ष बढ़ने की प्रेरित करना जिस मानवीय गुण के द्वारा संभव होता है उसे नेतृत्व कहते हैं। जैसे नेता आप लोगों को सुना होगा ना, नेता जब
जो कहता है नेता वही करते हैं लोग, क्योंकि वो ऐसा माइंडसेट कर देता है लोगों के बीच में, ऐसा मोटिवेशन दे देता है, ऐसी मतलब प्रभावित कर देता है कि वो अपना काम जो है उनसे करवाता है नेतृत्व के जरिए। अब देखिए नेतृत्व की आवश्यकता से क्या मतलब है, नेतृत्व की आवश्यकता क्या है। देखिए प्रायः सभी व्यक्ति स्वयं से कोई कार्य आरंभ नहीं करते, कोई भी काम आरंभ नहीं करते, ठीक है। अगर यहाँ यूट्यूब पर हम आपको मैराथन क्लास चला रहे हैं तो हम स्वयं से नहीं किए हैं, ठीक है, स्वयं से नहीं किए हैं, इसका मतलब स्वयं से ये कार्य आरंभ नहीं किए, मतलब कि हम ये सोचकर आरंभ किए हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। मतलब यहाँ पर भी एक नेतृत्व का गुण आ जाता है। कहने मतलब यहाँ पर देखिए वे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं, जैसे आप लोग किसी ऐसे टीचर या किसी ऐसे लोगों को महसूस करते हैं, उनकी आवश्यकता को महसूस करते हैं जो आपको इस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ा पाए। वही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं जो ये बताए कि उन्हें करना क्या है, कैसे, कितना आदि, और जो व्यक्ति इन बातों कार्यों को संभव बनाता है उसे ही नेता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल के नेता का डेफिनेशन ही कुछ अलग ही है। फिर यहाँ पर देखिए किसी व्यवसाय में नेतृत्व की आवश्यकता निम्न कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट है इसमें प्रेरणा के लिए, उद्यम की सफलता के लिए कर्मचारियों को प्रेरणा आवश्यक है। फिर देखिए सहयोग हासिल करने के लिए एक संगठन केवल अपने कर्मचारियों और प्रबंधकों से सहयोग हासिल करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। फिर यहाँ पर देखिए जनशक्ति उपयोग के लिए अच्छे नेतृत्व की मदद से जनशक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो आप छोटा छोटा हेडिंग देख रहे हैं, ये यहाँ पर हमने छोटा छोटा इसलिए लिखा ताकि हेडिंग से ही हम बहुत सारा कंटेंट बना सकते हैं। तो ये क्वालिटी आप लोग भी लाइए, जैसे यहाँ पर हमने केवल हेडिंग लिख दिया है सामाजिक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, प्रभावी संचार बनाने के लिए। तो यहाँ पर इससे क्या है, नेतृत्व को समझ लेंगे और उसकी क्या है आवश्यकताओं को समझ लेंगे, हेडिंग समझ लेंगे, इसके बाद आप पूरा कंटेंट लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए और नेतृत्व का आवश्यकता क्या है, टीम भावना के लिए, लक्ष्य के निर्धारण के लिए। अब हम ये देख लेते हैं कि एक लीडर में क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है, अगर ये नहीं पूछेगा कि लीडरशिप से क्या समझते हैं या फिर उसका कॉन्सेप्ट बताइए, तो ये भी आ सकता है कि लीडर से आप क्या समझते हैं, लीडर की क्वालिटीज़ क्या हैं। देखिए नेतृत्व करना एक खास कला है जो सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं होता। श्रेष्ठतम लीडर वही बन पाता है जिसके अंदर निम्न गुण पाया जाता है। पहला देखिए इसमें क्वालिटी, देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग ही लिखा है, बाकी एग्जाम में आपको डिटेल में लिखना है। पहला क्वालिटी इसमें नेतृत्व को होना चाहिए जो अनुशासन प्रिय, नेतृत्व करता हो और स्वयं अनुशासित जीवन जीता हो, वो ये क्वालिटी एक लीडर में होना चाहिए। और उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उच्च वृद्धि, स्वनियंत्रण, उत्तम सामाजिक भावना, सही निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, स्पष्ट योजना, श्रमशीलता, सहानुभूतिपूर्ण सोचना, उत्तरदायी होना, शालीन व्यवहार और फिर साहस, संस्थान के लिए समर्पण भावना, गंभीर और विनोदी जानकारी की पूर्णता। तो ये सब क्वालिटीज़ जो हैं एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में, एक नेता में होना चाहिए। अब देखिए एक अंतर आ सकता है एग्जाम में कि मैनेजर और लीडर में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं मैनेजर और लीडर में क्या अंतर होता है। देखिए किसी भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर तथा लीडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं एक मैनेजर, कंपनी का मैनेजर और एक नेता, दोनों में अंतर तो होगा ही। तो यहाँ पर कौन कौन सा अंतर वो आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट इसमें देखिए है, पहला पॉइंट है कि नेतृत्व एक कौशल है और इस क्षमता के अधिकारी को एक लीडर के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रबंधन जो है एक अनुशासन है और इस अनुशासन के व्यवसायी को प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। एक नेता निर्धारित अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अधीनस्थों को प्रभावित करता है, जबकि प्रबंधक क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे संगठन का प्रबंधन करता है। एक प्रबंधक जो होता है वो निर्णय लेता है, जबकि नेता इसे सुविधाजनक बनाता है। अगला अंतर जो इसमें है कि एक नेता जो होता है सही काम करने का प्रयास करता है, इसके विपरीत एक प्रबंधक सही प्रयास करने हेतु काम करता है। अगला है इसमें एक नेता अपने साथियों के विकास तथा वृद्धि का लक्ष्य रखता है, जबकि एक प्रबंधक का उद्देश्य अंतिम परिणामों को पूरा करना है। एक नेता जो होता है लोगों को संरेखित करता है, जबकि एक प्रबंधक लोगों को संगठित करता है। बाकी यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीडर भी हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स तो भेज चुके हैं पहले ही। यहाँ पर अब हम देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस स्टडी ऑफ ग्रेट लीडर, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। देखिए एक जो अच्छा लीडर होता है उसके पास ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर पहुंचाने का हुनर होता है। उसके पर्सनालिटी में कुछ खास बातें होती हैं जो उनको बाकियों से अलग करती हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ हमने ग्रेट लीडर का बारे में ग्रेट लीडर का नाम लिखा है, उनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। किसी ग्रेट लीडर के बारे में आप केस स्टडी कीजिए, मतलब उनके बारे में पूरा डिटेल में बताइए।
तो यहाँ पर देखिए जैसे ज्योति बसु हो गया, नरसिम्हा राव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो ये सब एक ग्रेट लीडर हैं। तो अगर आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं तब भी आप लीडर में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या आवश्यकता होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप खुद से लिख देंगे। अब इसी में लीडरशिप में ही एक के बाद है आपका मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या होता है देखते हैं। मोटिवेशन का हिंदी होता है अभिप्रेरण या प्रोत्साहन। देखिए इस शब्द का अर्थ होता है प्रेरणा देना या गति देना। मोटिवेशन एक तरह की प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम करने की क्षमता को दोगुनी बढ़ा देता है। किसी भी बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा है उसलिए हम रिपीट करके आपको समझा नहीं रहे, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में, बस आप लोग ध्यान से सुनते चलिए तो आपको समझ में आता रहेगा। देखिए प्रोत्साहन या अभिप्रेरण दोनों मतलब मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह कार्य करने हेतु दृढ़ संकल्प हो जाए और अपनी अधिकतम सामग्री व शक्ति का प्रयोग करके अपने संगठन जिसमें वह कार्यरत है के अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए सक्षम हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है। विलियम जी स्कॉट के अनुसार अभिप्रेरण ऐच्छिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनुष्य को कार्य करने की प्रेरित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि फैक्टर अफेक्टिव मोटिवेशन, मोटिवेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोस देखते होंगे तो भी आपको पता हो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख भी लेते हैं। अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्ति को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रेरित करने वाले कारक, वो क्या है, उपलब्धियां, प्रगति, विधि या विकास, पहचान, अधिकार एवं दायित्व, कार्य, व्यक्ति में असंतुष्टि पैदा करने वाले कारक। फिर देखिए यहाँ पर अगला है जॉब सुरक्षा, अंतर व्यक्तिगत संबंध, वेतन, पगार तथा अन्य आर्थिक लाभ, पद या पदवी। ये सब क्या है, मोटिवेशन, ये सब क्या है, अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभिप्रेरण देखिए मोटिवेशन जो होता है एक वैज्ञानिक संकल्पना है, एक सतत प्रक्रिया है, एक जटिल कार्य होता है। अब देखिए एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, मतलब कि सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन, हर एक स्टूडेंट के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना ही चाहिए। किसी भी वीडियोज या किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो वीडियोज़ की सहायता से या किसी की सहायता से आप मोटिवेशन लेंगे तो वो क्षणिक होगा, मतलब कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन हर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। देखिए जब जीवन में चुनौतियों तथा अवसरों को स्वीकार करने की बात आती है तो ऐसे समय में स्वप्रेरणा बहुत जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाद स्वप्रेरणा व आत्म प्रेरणा का बल जीवन की योजना बनाने तथा कठिनाइयों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरा पॉइंट है जीवन में उत्साह प्रदान करने के लिए स्वप्रेरणा मतलब सेल्फ मोटिवेशन अति महत्वपूर्ण है। स्वप्रेरणा जो है जीवन सकारात्मक ऊर्जा से जीवन को ओतप्रोत कर देता है। फिर यहाँ पर अगला देखिए पॉइंट है स्वप्रेरणा संतोषजनक जीवन जीने की एक कुंजी है। वह व्यक्ति के आत्मविश्वास तथा आत्मविवेक में वृद्धि करने का एक साधन है। कोई भी व्यक्ति स्वप्रेरणा के सहारे जीवन में प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये लीडरशिप एंड मोटिवेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगला चैप्टर में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अब देखिए अगला है आपका मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये अगला चैप्टर है, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली बात जो चैप्टर के नाम है उसी से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे चैप्टर है अगला का मानव संसाधन प्रबंधन, तो इसी से क्वेश्चन बनेगा। और अगर इससे क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो अगर आप मानव संसाधन प्रबंधन होता क्या यही नहीं जान पाएंगे तो एग्जाम में जो भी लिखेंगे बिल्कुल गलत लिखेंगे। तो इसका जो चैप्टर का जो बेसिक चीज़ है वो आप इसको समझ लेना चाहिए, और बाकी यहाँ पर आपको अच्छे से हम समझा ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब होता है मानव संसाधन के प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं संगठनों को लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है जिससे कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। किसी उद्योग में किसी उत्पाद का बृहद उत्पादन करने के लिए आवश्यक कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों के समूह का सुगमता पूर्वक चयन करना ही मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ह्यूमन रिसोर्स में ऐसे ह्यूमन रिसोर्स करके कुछ इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, देखिए अब इसका मतलब समझा देते हैं मानव संसाधन प्रबंधन का। यहाँ पर हमने बताया कि मानव संसाधन के प्रबंधन से तात्पर्य इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं संगठनों को लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है जिससे कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति, मतलब कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए एक ऐसे कुशल एवं व्यक्तियों का जो मतलब चयन किया जाता है, जो कहते हैं ना एचआर जिसे आप बोलते हैं, उसी से थोड़ा बहुत संबंधित है ये कि मतलब कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक कुशल व्यक्ति एवं
कुशल व्यक्ति की जो का चयन करना जो होता है वो मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। अगर व्यक्ति जो कुशल होगा और उस काम में दक्ष होगा, उस काम में सही होगा, तो जो आपके काम का उद्देश्य उस उद्देश्य का प्राप्ति हो जाएगा। अन्यथा गलत चयन पर क्या होता है, वह काम पूरा नहीं हो पाता है। तो यही मतलब है मानव संसाधन प्रबंधन का। यहाँ पर हमने बिल्कुल सही साफ शब्दों में बता भी दिया आपको। इसका मतलब यही होता है कि आवश्यक कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों के समूह का सुगमतापूर्वक चयन करना ही क्या कहलाता है, मानव संसाधन का अंतर्गत ये आता है। अब बात आती है कि मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य के बारे में यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन बहुत व्यापक होता है। प्रत्येक संगठन में यह पूर्व निर्धारित होता है कि प्रत्येक प्रबंधन द्वारा प्रत्येक स्तर पर आवंटित कार्य संपादित किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण कार्य एक निश्चित क्रम में किया जाना आवश्यक होता है। यह मानव संसाधन कार्यात्मक प्रबंधकों द्वारा संपन्न किए जाने वाली स्वतंत्र प्रक्रिया है। फिर यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि यह समस्त प्रकार के संसाधनों का उचित उपयोग करने में सहायता करती है। अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं कि भर्ती तथा चयन को परिभाषित कीजिए। भर्ती और चयन में क्या अंतर है, इसको परिभाषित करना है। देखिए, भर्ती का मतलब होता है कर्मचारियों की भर्ती का तात्पर्य है उस व्यवस्था से है जो किसी उपक्रम या उद्योग या संस्थान में आवश्यक कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए काम में लाई जाती है। व्यावसायिक उपक्रमों में आए दिन विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए बाहरी व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक ने यहाँ पर डेफिनेशन इसका बताया है कि भर्ती का मतलब होता है भावी कर्मचारियों की खोज तथा उपक्रम में काम करने के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरणा देना एवं प्रोत्साहित करना। और चयन क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, कर्मचारियों का चयन करना वास्तव में एक निर्णय संबंधी प्रक्रिया है। अतः इस संबंध में निर्णय लेते समय अत्यंत सावधानी से कार्य करना चाहिए। चयन एक विभेदात्मक क्रिया कही जा सकती है जिसमें योग्य कर्मचारियों की तो नियुक्ति कर ली जाती है और कुछ कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर वैज्ञानिक ने यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, इसका मतलब बताया है कि चयन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति के इच्छुक प्रत्याशियों को दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से? वे प्रत्याशी जिन्हें नियुक्त किया जाना है और तथा वे प्रत्याशी जिन्हें अस्वीकृत किया जाना है। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामग्री नियंत्रण की एबीसी विश्लेषण को समझाइए। एबीसी विश्लेषण भी आता है, जो टिप्पणी करने का लास्ट क्वेश्चन है उसमें आता है एबीसी विश्लेषण। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैंने लिखा है अपने नोट्स में, वो आपको हम भेज चुके हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, जो कर टैक्स करके है इस पर भी टिप्पणी करने का आता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और जीएसटी के बारे में भी इसमें पूछा जाता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा टैक्स के बारे में। देखिए, टैक्स जो होता है शुल्क की वह दर है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों, उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाता है। टैक्स का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों की पूर्ति करना होता है। यह कर सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों के लिए किया जाने वाला होता है। इसमें यही बताया गया है जो टैक्स है मतलब आपकी सुविधाओं के लिए लगाया जाता है। सरकार टैक्स वसूलता है ताकि वह मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कर सके। और देखिए, टैक्स का वर्गीकरण देखिए दो प्रकार होता है इसमें। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके अंतर्गत वे सभी टैक्स सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्तियों की आय तथा संपत्ति पर लगाए जाते हैं तथा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्वयं वहन किए जाते हैं जिन पर ये कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का आकलन एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, उदाहरण जैसे आयकर, संपत्ति कर, धन कर। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जिस टैक्स का आकलन या कर निर्धारण विभिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे सेवा कर, उत्पादन कर, आयात निर्यात शुल्क। अब अगला है आपका इसमें देखिए आयकर। आयकर क्या होता है, मतलब इनकम टैक्स। यह कर जो होता है देश के प्रत्येक ऐसे नागरिक या व्यक्ति के द्वारा भारत सरकार को चुकाना पड़ता है जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आमदनी या आय का मान जो है उनका आय है वो न्यूनतम निर्धारित आय से अधिक होता है। आयकर के रूप में सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। इनकम टैक्स से मतलब जो कि जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं उसकी आय पर जो टैक्स लगता है उसी को इनकम टैक्स बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, टिप्पणी करने के लिए आया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर, मतलब जीएसटी जो है ये सभी पर एक समान रूप से लगाया जाता है। इस कर के अंतर्गत पूर्व में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जो अलग अलग कर लगाए जाते थे उन सभी करों के स्थान पर जीएसटी, मतलब जो अलग अलग कर थे उन सभी टैक्स को हटाकर उनके स्थान पर जीएसटी एक
जीएसटी के रूप में केवल एक कर दिनांक 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। आप लोगों को पता होगा जब जीएसटी लागू किया गया था। अब यह कर क्या है, किसी उत्पाद के कच्चे माल के खरीदने से लेकर परिष्कृत उत्पाद के ग्राहक तक पहुंचाने का लगाया गया प्रस्तावित कर है। इस कर का अंतिम भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, घटक कौन कौन से हैं। तो जीएसटी के घटक, जीएसटी में कितने कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं, 4, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वीजीएसटी, आईजीएसटी। तो इनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीजीएसटी, ये इसको भेज देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए आपका अगला है कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो कार्य संस्कृति किसे कहते हैं, देखिए कार्य संस्कृति जो है पूर्वजों द्वारा निर्धारित की गई एक अवधारणा है जो निम्नलिखित बातों का अध्ययन करती है: विश्वास, विचार प्रक्रिया, कर्मचारियों का दृष्टिकोण, विचारधारा और संगठन के सिद्धांत। तो इसे बोला जाता है कार्य संस्कृति। फिर यहाँ पर देखिए यह कार्य संस्कृति है जो कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने को तय करती है और एक संगठन जैसे कार्य कराती है। एक आम आदमी की भाषा में कार्य संस्कृति का तात्पर्य कर्मचारियों की कार्य करने की मानसिकता से है जो संगठन में माहौल को तय करता है। अब देखिए यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है वो है लेखांकन, अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, अकाउंटिंग होता क्या है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग खाता बही क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाता बही क्या है, खतौनी किन नियमों के आधार पर की जाती है। ये सब वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए फिर कैश रोकड़ बही किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो इसी के साथ आपका ये जो आज का मैराथन क्लास एंड होता है। बाकी इसका भी पीडीएफ जो है पीडीएफ से आपको पढ़ा रहे हैं, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। बाकी ये जो भी मैराथन क्लास चलाएं वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखकर समझ लीजिए और वही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके बाद तो शायद आपका ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा। अब आप लोगों का 6th सेमेस्टर चलेगा, तो अब हम 6th सेमेस्टर की क्लास लेके जल्दी आएंगे।